प्रिय विद्यार्थियों, पहले के वीडियो में हमने स्थैतिक अर्थशास्त्र का अर्थ और स्थैतिक विश्लेषण के रूपों के बारे में चर्चा की थी तथा उसके महत्व और उनकी सीमाओं के बारे में भी बताया था। अब हम अध्ययन करेंगे प्रावैगिक अर्थशास्त्र। प्रावैगिक अर्थशास्त्र में निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उस परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जिसके माध्यम से एक साम्य की स्थिति से दूसरे साम्य की स्थिति तक पहुंचा जाता है। प्रोफेसर हिक्स के विचार में प्रावैगिक अर्थशास्त्र में उन भागों का अध्ययन किया जाता है जिनमें प्रत्येक मात्रा में तिथीकरण या समय तत्व होना चाहिए। प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार प्रावैगिक अर्थशास्त्र उन आर्थिक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है जिनका समय की विभिन्न अवधियों से संबंध होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रावैगिक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य भूतकाल की आर्थिक घटनाओं को भविष्य की आर्थिक घटनाओं से संबद्ध करना है। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में किया गया उपभोग प्रायः एक अवधि पहले अर्जित आय का फलन होता है। इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, सी टी इक्वल टू फंक्शनल बाई टी माइनस वन। यहाँ सी का अर्थ है वर्तमान अवधि का उपभोग, बाई टी माइनस वन का अर्थ है एक अवधि पूर्व की आय, टी वर्तमान समय या अवधि और एफ फलन। इसी प्रकार यदि वर्तमान समय टी में गेहूं का मूल्य बढ़ जाता है तो अगली अवधि T+1 में किसान गेहूं का अधिक उत्पादन करेंगे। अतः गेहूं का पूर्ति फलन गणितीय रूप में ST+1 बराबर फंक्शनल PT। यहाँ ST+1 समय में गेहूं की पूर्ति, PT T समय में गेहूं की कीमत। इस प्रकार यदि एक समय अवधि में किसी स्वतंत्र चल राशि में परिवर्तन होता है तो उसका आश्रित चल राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन प्रावैगिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रावैगिक विश्लेषण की व्याख्या व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जा सकती है। पहले व्यष्टिगत प्रावैगिक अर्थशास्त्र। चित्र में एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को लिया है, वाई अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। प्रारंभिक साम्य बिंदु ई है जहाँ वस्तु की कीमत ओपी है तथा मात्रा मांग बराबर पूर्ति OX है। अब माना कि आय में वृद्धि होने पर मांग बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप मांग वक्र दाईं ओर खिसक कर D1 हो जाता है। अब नया साम्य बिंदु E1 हो जाता है। प्रावैगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि प्रारंभिक साम्य E से E1 तक कैसे पहुंचा गया, वह रास्ता क्या है, वह पथ क्या है। जब मांग बढ़कर D1 हो जाती है, चूँकि वस्तु की पूर्ति को उसी क्षण नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः वस्तु की पूर्ति OX ही रहती है, तो पूर्ति रेखा AX के रूप में लंबवत होगी तथा कीमत बढ़कर OP1 हो जाएगी। बढ़ी हुई कीमत का लाभ उठाने के लिए उत्पादक वस्तु का अधिक उत्पादन करेंगे। OP1 कीमत पर उत्पादक वस्तु की AB अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करके B बिंदु पर आ जाएंगे, जबकि कुल पूर्ति P1B OX1 के बराबर होगी। परंतु ज्यों ही पूर्ति में वृद्धि होगी वस्तु की कीमत OP1 से घटकर OP2 हो जाती है। इस प्रकार यह असंतुलन की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक नया संतुलन E1 बिंदु पर स्थापित नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रारंभिक साम्य बिंदु E से नए साम्य बिंदु E1 तक पहुंचने का जो मार्ग है वो है EABCKNL E1। इसको कॉबवेब प्रमेय, कॉबवेब थ्योरम भी कहा जाता है, जिसका अध्ययन प्रावैगिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब समष्टिगत प्रावैगिक अर्थशास्त्र, मैक्रो डायनामिक इकोनॉमिक्स। इसकी व्याख्या करने के लिए प्रोफेसर कुरिहारा ने कीन्स की विनियोग गुण की धारणा का उल्लेख किया है। इसके अनुसार यदि किसी समयावधि में अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि की जाती है तो इस वृद्धि डेल्टा आई से एक समयावधि बाद कहीं अधिक वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगी। दाईं तरफ चित्र में देख रहे हैं कि C+I कुल मांग फलन है तथा 45 डिग्री की रेखा कुल पूर्ति फलन को बता रही है। प्रारंभिक साम्य बिंदु E है जहाँ साम्य आय स्तर OY के बराबर है। अब माना कि विनियोग में डेल्टा आई की वृद्धि हो जाती है तो इसके फलस्वरूप कुल मांग फलन C+I+ डेल्टा आई हो जाता है,
तथा नई साम्य स्थिति E1 पर स्थापित हो जाती है, जहाँ आय का स्तर O/1 है। अब चित्र में AE विनियोग का आधिक्य से आय में वृद्धि होगी, इससे उपभोग में वृद्धि, से फिर विनियोग में वृद्धि, और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि E1 बिंदु पर अर्थव्यवस्था नहीं पहुंच जाती। E से E1 पर पहुंचने का जो पथ है, जो रास्ता है, जो प्रक्रिया है, वह EABCD सो ऑन E1। अब इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। यह कल्पना मात्र नहीं अपितु वास्तविक विश्लेषण है। यह एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, क्योंकि इसमें एक साम्य से दूसरे साम्य स्थिति पर पहुंचने के पथ का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने कीमत निर्धारण में समयावधि का जो विभाजन किया है, वह इसी पर आधारित है। वर्तमान में अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की दरों को महत्व देते हैं, जिसका अध्ययन प्रावेगिक अर्थशास्त्र का ही विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट, कीन्स के सभी सिद्धांतों में समय तत्व को प्राथमिकता दी गई है। इसकी कुछ प्रावेगिक अर्थशास्त्र की, स्थैतिक अर्थशास्त्र की भांति भी कुछ सीमाएं हैं। जब आर्थिक परिवर्तन की गति बहुत तेज़ होती है, तो इस आर्थिक समस्या का अध्ययन प्रावेगिक दृष्टि से करना कठिन हो जाता है। इसमें अर्थनीति के विभिन्न मॉडलों का निर्माण करके समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो अपने आप में एक जटिल रीति है। केवल विशेषज्ञ ही इसका उपयोग कर सकते हैं। लास्ट है, इसका अभी पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाया है। अधिकांश अध्ययन तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र तक ही सीमित रहता है, अतः इसके प्रयोग का क्षेत्र अभी तक सीमित ही है। धन्यवाद।